नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसने केवल न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर जैसे तमाम जगहों पर ऐसे लोगों को राहत पहुंचाई है मेडिकल लाइन में, जो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं बात कर रहा हूं आज दिल्ली के स्टार अमेजपैथ के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी की। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारत 24 में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत कैसे की आपने। जैसे कि और भी बहुत से फील्ड हैं, लेकिन आपने सोचा कि मेडिकल लाइन में ही आना है। ऐसा क्या हुआ जो आपने मेडिकल लाइन में आने की सोची? देखिए, स्पेशली अगर हम बात करें तो मेडिकल में भी अगर हम बात करें किसी भी बीमारी का इलाज अगर बात करें तो वो डायग्नोसिस से होगा। तो डायग्नोसिस सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा हम हिंदुस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं, जिस तरह से देखा है यहाँ पे कि हम बहुत ज़्यादा जो खर्चा है हमारा बीमारियों के अंदर, जब बीमारी हो जाती है या तो बीमारी पे या बीमारी का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके बाद जो उससे समस्याएँ होती है उस पर हमारा ज़्यादातर लोगों का खर्चा हो जाता है, लगभग 95% से ज़्यादा भी। बट वो खर्चा किस वजह से हो जाता है? क्योंकि हम बीमारी का डायग्नोस सही से नहीं कर पाते। तो मुझे जहाँ तक लगा कि डायग्नोसिस, अच्छी डायग्नोस्टिक सर्विसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसी से ये ख्याल आया कि हेल्थ केयर के अंदर स्पेसिफिकली हमें डायग्नोसिस के क्षेत्र में काम करना चाहिए। और जिस तरह से अभी हमने पैंडेमिक कोविड के दौरान भी देखा कि बहुत अधिक तक हमारा जो टेस्टिंग वाला काम है उसने बहुत सहायता की आगे इस बीमारी की रोकथाम में। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त आप दिल्ली में नंबर 1 हैं। किस तरह से आपकी शुरुआत हुई थी और कितने साल हो चुके हैं? और अब जैसे कि आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, तो ये सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी एक हमारा जनता एक्सरे क्लिनिक के नाम से भी चलता है सेंटर, और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब, जो जनता एक्सरे क्लिनिक है उसके अंदर हमने काफ़ी इस तरह के प्राइस रखे हुए हैं जिसको आराम से आम जनता और भी जो बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग भी हैं उसमें वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं टेस्ट। उसमें काफ़ी सारे हमारी लैब्स हैं जो कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, तो वहाँ पर इस तरह के लोग आते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी ऐसी होती नहीं है। तो वहाँ पर हमने किफ़ायती रेट के साथ साथ क्वालिटी किस तरह से हम मेंटेन कर पाएँ, तो वो एक सेगमेंट रखा है। इसके अलावा स्टार इमेजिंग में ज़्यादातर हम लोगों का ध्यान रहता है कि हम प्रिवेंशन के ऊपर, बीमारी की रोकथाम के ऊपर, किस तरह से किस उम्र में किस तरह की जांचें होनी चाहिए, उसके ऊपर यहाँ पर अधिक काम होता है। और इसके अलावा अभी हमने पिछले कुछ सालों में शुरू किया है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफ़ी हम काम कर रहे हैं, जिसमें पीपीपी मॉडल के ऊपर काफ़ी ध्यान, जिस तरह से सरकारी किसी भी अस्पताल के अंदर वहाँ पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में काफ़ी 11 हॉस्पिटल्स के अंदर हम काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर है, उनके अंदर हम अपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार हॉस्पिटल के अंदर मशीन होती है, पर मशीन को मैनेज करने के लिए उनको कई बार इस तरह के चैलेंजेस होते हैं कि उनके पास मैन पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो वहाँ पर हम मैन पावर प्रोवाइड कराते हैं, और कहाँ पर मशीन नहीं है बट उनके पास बाकी सब स्पेस वगैरह सब अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम मशीन, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह से हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, इस तरह के मॉडल पर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। और जैसा भी आपने बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये देखिए, जैसा हमने कोविड के दौरान भी देखा कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो चैलेंज आ रहा था, जो सबसे ज़्यादा चुनौती आ रही थी, वो स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास काफ़ी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अवेलेबल था, बट आप ये देखिए कि उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं जो स्पेशली हेल्थ केयर के मैन पावर की कमी थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार एजुकेशन ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया, जिसमें हम हेल्थ केयर के कोर्सेज़ कराते हैं। कोर्सेज़ कराने के बाद हम उन बच्चों को प्लेसमेंट भी दिलाते हैं, क्योंकि आजकल अगर देखें कि बच्चे बहुत डिफरेंट तरह की स्किल्ड एक्वायर करते हैं, काफ़ी कोर्सेज़ भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं बात करें तो उनको एम्प्लॉयमेंट को लेके उनको हमेशा चैलेंज रहता है। और अभी जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हम एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, इस तरह के कोर्सेज़ कराते हैं। और कराने के बाद उनको ट्रेनिंग दिला के, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो चैलेंज आता है वो थियोरेटिकल सीख तो लेते हैं, बट उनको प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर किस तरह का काम होता है वहाँ पर उनको थोड़ा चैलेंज आता है। तो हमने इसमें स्टार एजुकेशन में स्पेशली इसी बात का ध्यान रखा है कि उनकी थियोरी अच्छे से होने के साथ साथ उनको मशीनों पे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाए। जी।
अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में हमने देखा है कि व्हाट्सएप पर या फिर तमाम ऐसी सोशल मीडिया साइट हैं, उस पर वीडियोस आती हैं, हट्टे खट्टे इंसान होते हैं और अचानक गिर जाते हैं डांस करते हुए या चलते हुए गिर जाते हैं और मौत हो जाती है। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि ये क्या इसकी मुख्य वजह हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस पे हम बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देख रहे हैं। जैसा हमने देखा भी कि कोविड से पहले इस तरह की घटनाएं कम थी। कोविड के समय तो क्योंकि सब कुछ कोविड पे ध्यान था, तो बाकी इस तरह की चीज़ों को हम नोट नहीं कर पाए। कोविड के बाद जिस तरह से हमने देखा है कि निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमारे युवा वर्ग को लेकर, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। जिस तरह से 2 साल लॉकडाउन रहा और भी सब चीज़ें रही, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी लोग, कई रीज़न रहे जिसकी वजह से आप देखिए आम तौर पे स्पेसिफिकली स्ट्रेस लेवल है जो लोगों का बढ़ गया है। जो एक हम कहते हैं जीवन शैली में काफ़ी 2 साल में उस तरह से बदलाव आया लोगों का कि जो पहले एक एक्टिव लाइफस्टाइल थी वो कहीं ना कहीं वो कम हो गई। इसमें एक चीज़ आप जो अभी बात कर रहे हैं कि फ़िट लोग, देखिए फ़िट हम अगर बाहरी तौर पे फ़िट देख रहे हैं तो उसका मतलब एक्चुअल में फ़िटनेस होता नहीं है, क्योंकि इस तरह के केसेस पहले भी हम देखते थे कि बाहर से फ़िट दिखना और आपका एक्चुअल में हेल्दी होना दोनों अलग अलग बात है। तो ऐसा कई बार हम देखते हैं, यहाँ पे भी जब जांच के लिए आते हैं तो दिखने में फ़िट होते हैं, बट अगर उनके हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं तो उनमें किस तरह की काफ़ी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है। पर अभी फ़िलहाल अगर बात करें कि सडन जो ये केसेस बढ़ गए हैं, इसका अगर हम मुख्य कारण देखें तो मैं ज़्यादातर समझता हूँ, जैसे भारत में भी अगर स्पेशली हम देखें कि जो हमारी जीवन शैली से संबंधित बीमारियाँ हैं वो लगभग 65% के करीब हो गई है। जो पहले ग्राफ काफ़ी ज़्यादा कम था और वो बढ़ता जा रहा है और कोविड के बाद बढ़ गया है। कोविड से इसको लिंक भी करें तो कोविड में हमारी इम्यूनिटी काफ़ी डाउन हुई थी लोगों की। तो इम्यूनिटी डाउन होने के साथ साथ हमारी जो जीवन शैली में बदलाव था, लाइफस्टाइल डिजीज़ युवाओं के अंदर देखें तो पहले एक एज में हम देखते थे कि अगर किसी को शुगर है तो वो 50 साल के बाद की उम्र में हम ज़्यादातर देखते थे। इस तरह की ग्राफ कुछ साल पहले की बात करूँ तो, पर आजकल तो मतलब 20 साल वाले बच्चे, 30 साल वाले युवा, इन सब के अंदर हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादातर देखने को मिलता है। प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ ज़्यादातर सब में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें फैटी लिवर देखने को मिलता है। इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां जो देखने को मिलती है। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक और स्टडी आई थी जिसके अंदर हमने भी उसको बारीकी से देखा कि जो हमारे टीनेजर्स हैं, मतलब जिनकी उम्र बच्चों की 12-13 साल की है और 17 साल तक के उम्र के बच्चे, उनके अंदर काफ़ी बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर मिला है और उन बच्चों के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए मिले हुए हैं। तो आजकल एज नहीं रही है, तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हो गए कि जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो बीमारियों का ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पर अभी एक्चुअल में ऐसा कोई इस तरह की रिसर्च आई नहीं है कि इसका एक्चुअल में क्या कारण है, पर ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं मोटे मोटे तौर पे। पर हाँ, सबसे ज़्यादा जो देख रहे हैं हार्ट के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हार्ट में आप ये देखिए, आपके अगर हार्ट के संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उसमें शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका वजन बढ़ना हो गया, और सबसे ज़्यादा जो लोगों का खान पान है वो इसमें बहुत ज़्यादा असर डालता है कि जब से जंक फूड खाना और पैक्ड फूड खाना, इसका एक प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सोडियम की मात्रा होती है, ये सब। तो उसके बाद भी ये सब चीज़ें देखी गई है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स है, तो इस वजह से हम किसी एक चीज़ के कारण नहीं कह सकते। बट हाँ, डे बाई डे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी रिपोर्टों में भी अब इस तरह के ग्राफ बढ़ रहे हैं, और उस चीज़ को लेके हमारे अगर हम स्पेशली देखें तो अब काफ़ी ज़्यादा लोग एंजियोग्राफी कराने और ये काफ़ी आ रही हैं। जिस तरह से आप जैसे सोशल मीडिया की बात करें तो लोग भी अपने स्वास्थ्य को लेके उस तरह से जागरूकता बढ़ी है। बट इसमें एक ही चीज़ हम लोगों को काउंसिल करते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कभी भी इस तरह की जब चीज़ें चल रही है तो पैनिक करना नहीं होता है, क्योंकि कई बार पैनिक करने की वजह से भी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और काफ़ी लोग इस तरह से पैनिक करके आते हैं और कुछ होता निकलता नहीं है उनको, है ना। तो पैनिक तो निश्चित तौर पर हमें नहीं करना होता। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह की बीमारियां बच्चों में भी आ रही है और ख़ास तौर पर युवा जो हैं वो भी इन तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो आप लगातार इस चीज़ को एग्जामिन करते रहते हैं, तो ऐसे में इनको इन बीमारियों से बचने के क्या ऐसे उपाय हैं, अगर उनको करें, या फिर घरेलू ऐसे उपाय हो, या अपने फिजिशियन से या डॉक्टर से लगातार संपर्क करते रहें तो जो इन बीमारी से बच सकें, ऐसे क्या उपाय हो सकते हैं?
देखिए इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इसमें हमारा स्टार फाउंडेशन जो एनजीओ है वो भी इसी के ऊपर काम करता है कि हम स्कूल्स में और कॉलेजेस वगैरह में और डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जाके हम अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हमें बीमारी की रोकथाम पे काम करना है। क्योंकि अगर एक बार बीमारी हो गई तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको उतना सब ध्यान देना पड़ेगा। और ये बीमारियों का जो जीवन शैली की कोई भी बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि एक समूह आता है बीमारियों का, कि अगर शुगर हुई तो फिर साथ के साथ आपको फैटी लीवर हुआ, फैटी लीवर शुगर ये सब हुआ तो धीरे धीरे वो हार्ट की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर भी। तो ये ग्रुप ऑफ, तो इस वजह से हम लोगों को यही समझाते हैं कि सबसे पहले जीवन शैली में जितना हो सके अपना बदलाव करें, खान पान के अंदर नींद ठीक से लेना, एक्सरसाइज करना, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रिवेंशन हो गया। और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि अपनी जांचें ज़रूर करा लें, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिसको समय रहते हुए हम पकड़ सकते हैं। कि जैसे अगर शुगर की भी बात करें तो कुछ इस तरह की जांच होती है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आप प्री डायबिटिक, कि आप डायबिटीज़ की तरफ मुड़ तो नहीं रहे, आप आगे तो नहीं जा रहे। तो प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आप जीवन शैली को बदलाव करके ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए हम जाँच करते हैं, फ्री कैंप लगाते हैं, ताकि लोगों को एटलीस्ट हम बताते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं कि नहीं है। अगर हैं तो अपनी जीवन शैली से मतलब बदलाव करके इसको अभी आप रोक सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और है जिसके लिए हम लोगों को कई बार अवेयर करते हैं कि लोगों को कई बार लगता है, आमतौर पर एक गलतफहमी होती है कि एक हमने ब्लड टेस्ट करा लिया और वो सब चीज़ ठीक आ गई तो फिर वो फिर से अपना उसी तरह की जीवन शैली में आ जाते हैं। उनको समझाते हैं कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री बताइए कि अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह से कि उनके परिवार में किसी को कोई हार्ट के संबंधित समस्या रही है या डायबिटीज़ रहा है तो उनमें वो बीमारी होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लोगों को अवेयर कराते हैं कि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक का, कि किस तरह से धूम्रपान से आपको बचना ज़रूरी है। तो ये सब अवेयरनेस के ऊपर हम अधिक काम करते हैं। और स्पेशली क्या जाँच होनी चाहिए, किस एज में होनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम जांच करके बीमारी का टाइम से पता लगा के उस बीमारी की उसी तरह से रोकथाम कर सकें। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि एक तरह से रोकथाम के लिए जांच ज़रूरी है। आजकल के जब से आप सर्विस में हैं और अब तक क्या आपने बदलाव देखे मेडिकल क्षेत्र में कि पहले कौन सी बीमारी ज़्यादा होती थी, अब कौन सी नहीं होती है, या फिर कौन सी एज ग्रुप के हिसाब से उसने अपना एज ग्रुप बदला है कोई बीमारी, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। और लोगों को क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो इनसे बच सकते हैं और किस टाइम पर उनको अपना जाँच करा लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले जब बात करते हैं कुछ सालों पहले, 10-12-15 साल पहले, ज़्यादातर की टाइफाइड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्या टीबी के तो केसेस अभी भी हैं। तो वो जो बीमारियां थी वो तो बड़ी बड़ी है। हम देखते थे कि डेंगू एकदम से हो रहा है तो हर शहरों में डेंगू फैल रहा है, तो वो बीमारियां तो थी। और जैसे हम ये देखते थे कि डायबिटीज़, कोई लोग है डायबिटिक की, अच्छा इसको प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, अच्छा कोई हमें दिख रहा है हार्ट पेशेंट, ऐसा इस तरह की चीज़ें सुनते थे। उसके बाद ये होता था कि जो हार्ट वाले पेशेंट होते थे या डायबिटीज़, वो एक एज के बाद कि जैसे 60 ईयर्स का है, 50 ईयर्स, अच्छा इसको डायबिटीज़ है, ऐसे मतलब कई बार ये होता था कि बच्चे कहते कि हमारे पेरेंट्स डायबिटिक है, ये है। पर अब आजकल तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों डायबिटिक, तो ये एक बहुत ज़्यादा बदलाव, तो ये हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि मैक्सिमम अगर हम कहीं भी किसी भी ग्रुप में पूछें और पता करें कि कितने लोग डायबिटिक है, तो बहुत सारे आम तौर पे डायबिटिक मिल जाएंगे। और स्पेशली भारत की बात करें तो भारत जैसे कैपिटल बनती जा रही है डायबिटीज़ की, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स डायबिटीज़ के। इसके अलावा हार्ट के पेशेंट भी सेम, अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट के पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमने तेज़ी देखी है डायबिटीज़ और हार्ट के अलावा कैंसर के पेशेंट्स। कैंसर के पहले अभी कभी होता था कि महीने के अंदर कोई एक डायग्नोस हुआ है कि अच्छा कैंसर आया, फिर हमने देखा कि 15 दिन में कोई, फिर हमने हफ्ते में, अब हमें रोज़ कोई ना कोई डायग्नोस्ड। और वो भी कैसे डायग्नोस्ड होते हैं, वो अपनी जांच कराने के लिए किसी और चीज़ को जांच कराने के लिए आते हैं और जांच करते करते पता लगता है कि इनको कैंसर हो गया। तो ये सारी बीमारी, अब इस चीज़ की अगर आप रोकथाम करें तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि अलग अलग जांचें होती है। अगर हम महिलाओं की बात करें और अगर हम पुरुषों की बात करें, तो महिलाओं में स्पेसिफिकली हम जब अवेयरनेस कैंपेन भी करते हैं तो उसमें बताते हैं कि जिस तरह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और महिलाएं काफ़ी
हद तक अब हेल्थ को लेकर उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं। तो उस चीज़ पे हम उनमें भी जागरूकता का जो है ये अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, और ये कैंप हम करते हैं, फ्री कैंप करते हैं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। और ये इस तरह से कैंसर बेसिकली ये है कि अगर आपने समय रहते उसको डायग्नोज कर लिया आपने फर्स्ट स्टेज में, तो आप बहुत आराम से उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हो। पर ज़्यादातर हमें भी ये बात देख के कई बार अच्छा नहीं लगता है कि पेशेंट ज़्यादातर आते हैं और वो थर्ड स्टेज के अंदर होते हैं, उनका डायग्नोस उस तरह से होता है। तो कैंसर में तो जितना जल्दी आप उसको डायग्नोस कर लोगे उतना ही उसका अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट है। और ये बीमारियों का जो बढ़ने का सिलसिला है, ये ज़्यादातर इसका मैं कारण समझता हूँ कि जो जीवन शैली के अंदर बदलाव आया है, जो वेस्टर्न कल्चर अभी हमने अपने खान पीने की जो आदतें में बदलाव आया है, और इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेस लेवल है सबसे ज़्यादा जो बढ़ गया है लोगों के अंदर, वो इसमें एक बहुत बड़ा मल्टीपल फैक्टर है। और कोविड ने उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया है कि कोविड के अंदर जो है ये जो सारी बीमारियां थी ये और ज़्यादा बढ़ गई हैं। सर, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो टेस्ट कराने आते हैं उनको आप बता देते हैं, लेकिन जो लोग टेस्ट कराने नहीं आ पाते हैं उनके लिए आप क्या सुविधाएं दे रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं? देखिए, अभी इस चीज़ का हमने काफ़ी रियलाइज़ किया। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि बहुत सारे आजकल देखते हैं कि बुज़ुर्ग हैं जो घरों में रहते हैं, यूथ यंग लोग तो फिर भी अपना जांच कराने आ सकते हैं, बट कोविड की में हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी कॉल्स आती थी कि जो बच्चे हैं वो बाहर रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स यहाँ पर रहते हैं और अपनी जांचें नहीं करा पा रहे हैं। शहरों में अगर हम ख़ास तौर पे देखें तो इस तरह की समस्याएं काफ़ी, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूँ तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए फिर हमने शुरू किया कि हम घर पे पहले ब्लड सैंपल की सुविधाएं तो पहले भी हम देते थे कि, बट ब्लड के अलावा भी हमें लगा कि बहुत सारे उनको एक्सरे की सुविधा की आवश्यकता है, उनको ईसीजी घर पे, कई बार उनको नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपी, इस तरह की काफ़ी सारी सुविधाओं की उनको लगता है कि घरों में ज़रूरत हमेशा रहती है। तो स्टार होम केयर हमने एक वर्टिकल बनाया है जिसमें स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जो नहीं आ सकते डायग्नोस्टिक सेंटर में या हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते अपनी जांच के लिए, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हमारी वैन वहां पर जाती है, पूरी टीम जाती है और जिस भी तरह की उनकी जांच की रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं पर उनकी जांच की जाती है। एक्सरे भी घर पे उनका किया जाता है, ईसीजी या और भी जिस तरह की उनको डायग्नोस्टिक सुविधाएं की ज़रूरत होती है वो हम उनको घर पर उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और उससे ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों को इस सर्विस का काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाते। तो बिल्कुल देखिए, अगर आपने पूरी बातें सुनी हैं, अब ऐसे में अगर आपको अपने जीवन में पूरी तरह से स्टार बन के रहना है तो आपको अपनी जांचें समय पर करानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है तो समय रहते आप उससे भी बच सकें। दिल्ली से मैं जितेंद्र गौतम, भारत 24।